मेरी निगाह अपने कमरे की तरफ उठ गई। एक बार फिर मेरे जहन को जबरदस्त झटका लगा। बैरूनी दरवाजे के नीचे से रोशनी की किरणें झांक रही थीं। इसका मतलब है कि कोई अंदर मौजूद है। मार्क, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ और अब तो सूरत हाल ही बदल गई है। हाँ, अगर अब मैं तुम्हें अली कहकर मुखातिब करूँ तो क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मैंने कहा, मिस रीटा शायद मुझे तलाश करती रह जाती अगर मैं हार्वर्ड के 2 आदमियों को कत्ल करके उसके चुंगल से निकल ना आता। एलिस की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। वो संभल कर बैठ गया। मैं अब तमाम एहतियाती क़ुयूद से आज़ाद था। इस बात का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि बाहर उन 2 गार्ड्स के अलावा और भी कोई मौजूद नहीं। अलबत्ता मैं उन दोनों के पिस्तौल अपने कब्जे में करना नहीं भूला था। दोनों पिस्तौल भरे हुए थे और उनमें 12 गोलियां मौजूद थीं। वैसे उनकी जेबों में करेंसी बहुत कम थी, ना होने के बराबर, तहम काम चल सकता था। पिस्तौल संभाले हुए मैं बाहर निकल आया। राहदारी में हल्की रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में और कोई नजर न आया। कालीन बिछा हुआ था जिसकी वजह से कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं राहदारी के मोड़ पर आया और फिर दूसरी तरफ घूम गया। यहाँ से 3 सीढ़ियां नीचे पुख्ता फर्श तक गई थीं जो इमारत का खुला हिस्सा था। मैं उनसे नीचे उतर गया और फिर बगली दीवार से कूदकर बाहर निकल आया। कोहर आज गहरी नहीं थी और सड़कें किसी कदर रोशन नजर आ रही थीं। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। मेरी हैसियत मशकूक थी। अगर गश्ती पुलिस वाले मुझे देख लेते तो पूछगिछ कर सकते थे, इसलिए मैं हद्दुल इम्कान मोहतात होकर चल रहा था। एक चौक के दूसरे सिरे पर नियॉन साइन लगा हुआ था जिस पर टैक्सी स्टेशन के अल्फाज नुमाया थे। मैं उस तरफ बढ़ गया और एक टैक्सी स्टार्ट होकर मेरे पास आ गई। ड्राइवर ने शायद मेरी जरूरत महसूस कर ली थी। मैं टैक्सी का अकबी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने कहा, पिकाडेली, और ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। रात के इस वक्त पिकाडेली का नाम मौजूद तरीन था। मुझे मालूम था कि ड्राइवर को कोई शुबा नहीं होगा। रोशनियों से जगमगाते पिकाडेली सर्कस के पास उतरकर मैं सरमस्त लोगों के से अंदाज में झूमता हुआ आगे बढ़ गया। टैक्सी वापस मुड़कर चल पड़ी थी। मैं एक फुटपाथ पर खड़े होकर उसकी सुर्ख रोशनियों के ओझल होने का इंतजार करने लगा। उसी वक्त बाईं समत से किसी ने मेरा बाजू थाम लिया और मैं बदन में सनसनी महसूस किए बगैर न रह सका। बमुश्किल तमाम मैंने घूम कर देखा, लेकिन खुशबुओं से नहाई मेकअप में मुकम्मल बसी हुई एक लड़की को देखकर मैंने गहरी सांस ली। वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली, तुम इस वक्त मेरी तलाश में हो, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। वो बह के अंदाज में कहने लगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसी के से अंदाज में बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। वो बोली, तो आओ चलें, यहाँ बड़ा धुआं है, बड़ी घुटन है, चलो चलें। मैंने उसके पर्स को देखकर पूछा, गाड़ी है तुम्हारे पास? वो बोली, वो टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी, ए टैक्सी। उसने हाथ नचाकर चुटकी बजाई। शायद कोई मखसूस अंदाज था क्योंकि फौरन ही एक टैक्सी हमारे करीब आकर रुक गई। मैंने दरवाजा खोला और लड़की अंदर बैठ गई। मैंने उसके बराबर बैठकर कहा, सोहो। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, लड़की आउट हो चुकी थी। टैक्सी में बैठते ही उसने नशिस्त से टिक कर आंखें बंद कर ली थीं और मैंने इत्मीनान से उसका पर्स उठाकर अपनी गोद में रख लिया था और फिर मेरा एक हाथ उसे खोलकर अंदरूनी चीजें टटोल रहा था। करेंसी का कहत यहाँ भी था। कागज टाइप की जो चीज महसूस हुई उसे निकालकर मैंने जेब में ठूंस लिया और पर्स वापस रख दिया। सोहो की एक सड़क पर मैंने टैक्सी रुकवा ली और लड़की को संभाले नीचे उतर गया। ड्राइवर को बिल देकर मैं लड़की को सहारा देकर आगे बढ़ गया। ज़हनी हिजान कम हो गया था और अब मैं बिल्कुल संभल कर काम कर सकता था। चुनाचे मेरी निगाहें किसी मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। थोड़ी दूर एक पब नजर आया और मैंने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। लड़की लड़खड़ाती हुई मेरे साथ साथ चल पड़ी। पब के करीब पहुंचकर मैंने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद इस तरह आगे बढ़ गया जैसे किसी खास मकसद के तहत जा रहा हूँ। लड़की ने दोनों कोहनियां मेज पर रख कर हाथों पर सर टिका लिया। मैं इत्मीनान से पब की अकबी समत आया और फिर यहाँ से भी चल पड़ा। कुछ देर के बाद एक टैक्सी में बैठकर मैं लॉर्ड्स जा रहा था। अब मुझे यकीन था कि हार्वर्ड आसानी से मेरा पता नहीं लगा सकता। रात के 2:30 बजे थे। लिफ्ट बंद हो चुकी थी। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और जब अपनी मंजिल पर पहुंचा तो दफतन मेरा दिल धक से रह गया। मेरे पास तो कमरे की चाबी भी नहीं थी। ये चाबी दूसरी चीजों के साथ हार्वर्ड के आदमियों ने निकाल ली थी। अगर नीचे ही याद आ जाता तो काउंटर से डुप्लीकेट चाबी ले लेता। मेरी निगाह अपने कमरे की तरफ उठ गई। एक बार फिर मेरे जहन को जबरदस्त झटका लगा। बैरूनी दरवाजे के नीचे से रोशनी की किरणें झांक रही थीं। इसका मतलब है कि कोई अंदर मौजूद है। क्या हार्वर्ड और उसके आदमी? जाहिर है उन्हें होटल की चाबी मिल गई थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था।
वो जादूगर تو نہیں ہو سکتے کہ آن کی آن میں وہاں پہنچ جائیں، اور پھر چابی پر کوئی ایسا نشان بھی نہیں تھا جس سے فوراً اندازہ ہو جائے کہ وہ لارڈز کے کس کمرے کی چابی ہے۔ وہ ہارورڈ یا اس کے آدمی نہیں ہو سکتے، پھر کون ہے؟ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں دروازے پر پہنچ گیا، اور پھر ایک لمحہ تامل کرنے کے بعد میں نے پوری قوت سے دروازے پر ٹھوکر ماری اور اندر گھس گیا۔ برقی آتش دان کے قریب آرام دہ کاؤچ پر ایک خوبصورت لڑکی دراز تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے میں پہچان نہ سکا۔ وہ شاید سو گئی تھی، لیکن دروازے کی زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور نیند میں ڈوبی گلابی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں سے اپنے چہرے پر آنے والے بال سنوارے اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب میں اسے پہچان گیا، وہ ریٹا ہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہکا بکا سی مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بوجھل آواز میں کہا، ہیلو مارک۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ہیلو۔ وہ پھر بولی، براہ کرم دروازہ بند کر دو، اور میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اسے بند کر دیا۔ بولی، میں تقریباً 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے تعجب خیز ہے ریٹا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، بولی، فطری بات ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اس کمرے کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ بولی، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں تھی، تمہارا تعاقب کر کے میں نے یہ جگہ معلوم کر لی تھی۔ میں نے حیرت زدہ سے لہجے میں کہا، کب؟ وہ بولی، جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے۔ بہرحال تمہیں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے مارک، میں تمہاری ہمدرد ہوں، اور اب تو صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ ہاں، اگر اب میں تمہیں علی کہہ کر مخاطب کروں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا تھا، لیکن اب میں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھا۔ میری نگاہ ادھر ادھر بھٹکنے لگی اور اس نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مسٹر علی، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے سوال کیا، اس کمرے کی چابی تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ بولی، پورٹر سے ڈپلیکیٹ لے لی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں میرے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، بڑی اہم اطلاعات لائی ہوں تمہارے لیے۔ میں نے کہا، ڈپلیکیٹ چابی دکھاؤ گی مجھے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، بولی، وہ میز پر رکھی ہے۔ میں نے محتاط انداز میں اسے دیکھا، پھر چابی کے قریب پہنچ کر اسے اٹھا لیا۔ چابی پر واقعی ایسا کوئی نشان نہیں تھا جیسے لارڈز کی نشاندہی ہوتی۔ میں نے گہری سانس لے کر چابی میز پر دوبارہ رکھ دی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری آمد میرے لیے حیران کن ہے۔ یہ بھی تعجب خیز بات ہے کہ تم نے میرا تعاقب کر کے میری اس رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا، مجھے واقعی اندازہ نہیں ہو سکا۔ ریٹا نے کہا، لیکن یہ سب مفید ثابت ہوا ہے، ورنہ مجھے بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی۔ میں نے پوچھا، کیسی پریشانیاں؟ وہ بولی، مجھے تمہاری تلاش تھی اور نہ جانے تم کب مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ کوئی خاص بات ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، ہاں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سسپینس پیدا کرے ہو؟ وہ بولی، نہیں ڈیئر علی، بس تمہارے بارے میں اندازہ کر رہی ہوں۔ خیر، میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں، اینڈریو ایلس واپس آ گیا ہے، اس نے کہا، اور ایک بار پھر میرے اعصاب میں کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ پھر بولی، اور وہ تم سے فوری ملاقات کا خواہش مند ہے۔ میرے ذہن میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور میں خود کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، او کب؟ وہ بولی، وہ آج صبح واپس آیا ہے، خود بھی یہاں آنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور خود اس کا پیغام لے کر چلی آئی۔ طے یہ ہوا تھا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر آؤں گی۔ میں نے کہا، اوہ، لیکن میں کیسے یقین کر لوں؟ میرا لہجہ بدستور حیرت زدہ تھا۔ وہ بولی، اس لیے کہ میں اس وقت لندن میں تمہاری واحد ہمدرد ہوں اور تم بے شمار دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہو۔ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بولی، اگر تم چاہو تو فون پر اینڈریو سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ساری رات گزر جائے تب بھی وہ جاگ کر انتظار کرتا رہے گا۔ ریٹا کی یہ تجویز مجھے پسند آئی تھی۔ میں نے فون اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور ریٹا کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، مسٹر ایلس؟ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ہاں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، علی؟ وہ بولا، او مسٹر علی، میں آپ اور آپ کے فون کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، کیا ریٹا آپ کے پاس موجود ہے؟ میں نے مختصراً کہا، ہاں۔ وہ بولا، اس نے آپ کو مختصر تفصیلات بتا دی ہوں گی، میں آپ سے فوری ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ آپ اگر کوئی ریفرنس چاہتے ہوں تو میں اس کا حوالہ دوں گا، جس نے آپ سے طیارے میں ملاقات کی تھی یا جس نے آپ کو لندن پہنچانے کے انتظامات کیے تھے۔ کیا اتنا حوالہ آپ کے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے مسٹر ایلس، میں آ رہا ہوں۔ وہ بولا، بہت بہت شکریہ، آپ کا آنا آپ کے مفاد میں ہوگا، میں ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ ہم اور آپ مل کر بہت سی مشکلات پر بآسانی قابو پا لیں گے۔
रीटा ने मुझे कुछ तफसीलात बता दी हैं और मैं अंदाजा लगा चुका हूं कि आप अभी तक सख्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एलिस, मैं पहुंच रहा हूं। मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। फिर मैंने रीटा की तरफ देखा। रीटा के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो बोली, मैं तुम्हारी गुफ्तगू से अंदाजा लगा चुकी हूँ कि तुम मुतमईन हो गए हो। मैंने कहा, हाँ मिस रीटा, लेकिन आपको जरा सी जहमत करना होगी। वो इत्मीनान से बोली, क्या? मैंने कहा, मेरा ये मुख्तसर सा सामान है, आप इसे उठाकर ले जाएं, मैं चंद लम्हात के बाद पहुंच रहा हूँ। रीटा ने पूछा, क्या तुम होटल का ये कमरा छोड़ने का इरादा रखते हो? मैंने कहा, हाँ। रीटा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा, हालात बहुत खराब हो गए हैं। चाबी की डुप्लीकेट से पता चलता है कि इस पर लॉर्ड्स का कोई निशान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग मेरी तलाश में होंगे वो किसी न किसी तरह पता लगाते हुए यहाँ पहुंच ही जाएंगे। रीटा हैरतज़दा अंदाज में बोली, कौन लोग? मैंने कहा, इसकी तफसील बाद में बताऊंगा। क्या आपके पास गाड़ी है? रीटा ने कहा, हाँ, सड़क के उस समत खड़ी है। मैंने गर्दन हिला दी। रीटा बाहर निकल गई और उसके थोड़ी ही देर के बाद मैं भी चहलकदमी के अंदाज में होटल लॉर्ड्स से निकल आया। लॉर्ड्स के एक हिस्से में रात के आखिरी प्रोग्राम अब भी जारी थे, इसलिए इस वक्त भी किसी का बाहर जाना या अंदर आना उन लोगों के लिए बायस हैरत नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम सुर्ख जैगुआर में जा रहे थे। रीटा खामोश थी। मेरा जहन तो जज्बात का समंदर बना हुआ था। एंड्रयू की वापसी वाकई ताजुबखेज थी। रीटा को भी सारे हालात मालूम हो गए होंगे। बहरहाल उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैं भी खामोश था। थोड़ी देर के बाद हम अपनी मतलूबा जगह पहुंच गए। रीटा ने कार पार्क की और चंद लम्हात के बाद हम दरवाजे की बेल बजा रहे थे। उस शख्स को मैंने पहली बार देखा जिसके कागजात से मैंने लंदन तक का सफर किया था। एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया और निहायत दोस्ताना अंदाज में मुझसे मुसाफा करके मेरा हाथ पकड़े हुए अंदर ले गया। रीटा हमारे साथ थी। कुशादा ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसने मुझे सोफे पर बैठने की पेशकश की और खुद भी मेरे सामने बैठ गया। रीटा एक तरफ बने हुए काउंटर से उनका पसंदीदा मशरूब ले आई। मैंने माजरत आमेज अंदाज में कहा, सॉरी मिस रीटा। एंड्रयू मुस्कुराने लगा। बोला, हाँ रीटा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मिस्टर अली एक एशियाई मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और कट्टर मजहबी किस्म के आदमी हैं। बल्कि सख्त मजहबी रविश इख्तियार करके इन्होंने अपने लिए दुश्मनों का एक गिरोह तैयार कर लिया है। यूं समझो कि पूरा एक मुल्क इनका दुश्मन बन गया है। रीटा होंठ सुकोड़ कर बोली, ओह। मैं खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा रहा। रीटा ने पूछा, तो फिर आपके लिए कॉफी बना लूं? मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, जरूरत तो महसूस कर रहा हूं, अगर आपको जहमत ना हो। रीटा मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। एंड्रयू एलिस मेरी तरफ देख रहा था। बोला, तो हम गुफ्तगू की इब्तिदा कहाँ से करें? मैंने जवाब दिया, जहां से आप मुनासिब समझें। बोला, पहले ये बताइए कि मेरे कागजात पर सफर करके यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या मुश्किलात पेश आईं? मैंने कहा, काफी। मेरा ख्याल है मिस रीटा ने आपको इसकी तफसीलात बता दी होंगी। वो बोला, हाँ, मुख्तसरन, और मुझे अफसोस है कि उस वक्त मैं आपके साथ उतना मुखलिस नहीं था। मुझे इल्म था कि आपको ये मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए कि उस वक्त अपनी जान बचाने का मसला था और मेरे लिए इससे उम्दा तरकीब और कोई नहीं हो सकती थी कि मैं आपको अपनी जगह झोंक दूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस साफ गोई की कदर करता हूँ। वो बोला, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए और जो कुछ सामने आया उस पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। खैर, मैं आपको तफसील बता दूं कि मिस्टर जोशू से मेरी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाकिया हुई थी। मैंने दौरान गुफ्तगू उन्हें बताया कि मैं अमरीका में रहने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त हो जाए कि मुझे अमरीका में अजनबी न समझा जाए तो मुझे मुसरत होगी। और मिस्टर जोशू फौरन मेरी मदद करने पर आमादा हो गए। उन्होंने मेरे लिए अमरीका के एक मकामी शहरी के कागजात मुहैया कर दिए और मेरे कागजात मेरे दस्तखतों के नमूनों के साथ मुझसे ले लिए। मेरे लिए ये बेहतर सूरत हाल थी। उसके बाद मिस्टर जोशू से कई मुलाकातें हुई। बहुत ही नफीस शख्सियत है उनकी। मैं उनसे बेहद मुतासिर हुआ, लेकिन दफतन मिस्टर जोशू अब से 4-5 दिन कबल मुझे मिले। किसी कदर उलझे उलझे से नजर आ रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि लंदन में मेरी हैसियत क्या थी। मैं समझ गया कि कोई खतरनाक सूरत हाल पेश आई है। इब्तिदा में मैंने मिस्टर जोशू से अड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हो गया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अमेरिका में जिंदा सलामत नहीं रह सकूंगा। मिस्टर जोशू के हाथ उतने ही लंबे थे, चुनाचे मैंने उन्हें सूरत हाल बता दी। एंड्रयू एलिस चंद साथ के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, उस शख्स की नफीस तबीयत का मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था और मेरे दिल में उसके लिए बड़ी इज्जत पैदा हो गई थी। तब मिस्टर जोशू ने तुम्हारे बारे में तफसील बताई। मैंने पूछा, क्या तफसील बताई थी उन्होंने? वो बोला, यही कि तुम पाकिस्तानी हो, एक पुरजोश मजहबी इंसान, मखसूस नजरियात के हामिल, जिनकी वजह से तुमने अपनी कानून की तालीम तर्क कर दी और चंद यहूदी नौजवानों को ख़त्म करके निकल भागे।
मुझे ये तफसील भी उन्होंने बता दी थी कि अमरीकी पुलिस तुम्हारे ताक़ुब में थी और उन्होंने मेरे कागजात पर तुम्हें अमरीका से निकाल दिया है। मैंने गहरी सांस ली। वो बोला, बहरहाल मिस्टर जोशू ने मेरे सामने एक तजवीज़ पेश की। मिस्टर अली, मैं अपने बारे में कोई बात तुमसे पोशीदा नहीं रखना चाहता। तवील अरसे तक शराफत और दौलत को यकजा करने की कोशिश करता रहा। उसके बाद शराफत से दौलत के हुसूल की कोशिश तर्क कर दी और इनमें से एक चीज़ छोड़ दी, यानी शराफत। जराइम की ज़िंदगी मेरा नस्बुलैन है और मैं इस ज़िंदगी को जारी रखने का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन ठहरो, अभी तक तुम्हारी आंखों में इत्मीनान के तासुरात नजर नहीं आए और तुम्हारा ये शक फितरी है। मिस्टर जोशू ने तुम्हारे नाम एक खत दिया है मुझे और एक तोहफा भी। मैंने पूछा, तोहफा? वो बोला, खत तो ये मौजूद है और तोहफा मेरे सामान में है। एक छोटी सी शीशी जिसमें कोई सयाल है। मुझे उसकी हिफाजत करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ सका कि उसमें क्या है। मैंने पूछा, खत कहाँ है? एलिस ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। मैंने बेचैनी से खत खोल दिया था। इंग्लिश में टाइप किया हुआ खत था, लेकिन नीचे जोशू का मखसूस निशान मौजूद था। उसके अलावा शीशी का हवाला इस बात के लिए काफी था कि एंड्रयू जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। शीशी में मेकअप के लोशन के अलावा और क्या चीज हो सकती थी? मैंने खत की तहरीर पढ़नी शुरू कर दी। डियर अली, तुम्हारी सलामती का ख्वाहां, तुम्हारा दोस्त जोशू तुमसे मुखातिब है। अली मेरे दोस्त, तुम्हारी रवानगी के बाद मैं मुतमईन था कि लंदन से तुम अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करोगे। ये मसला चूंकि बराह रास्त मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखता था, यानी मैंने ही तुम्हें ये कागजात मुहैया किए थे जिनकी रूह से तुम्हें इंग्लिस्तान में दाखिल होने में कोई परेशानी न होती। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद हालात ने मुझे बताया कि तुम्हारी मुश्किलात का सफ़र अभी तय नहीं हुआ। मुझे इल्म हुआ कि एंड्रयू एलिस नामी शख्स लंदन का एक अहम जराइम पेश आदमी है और लंदन पुलिस को मतलूब है। चुनाचे मैंने उस शख्स से राब्ता कायम किया और उससे उसकी हकीकत उगलवा ली। इस दौरान जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका था, ऑलिव हार्वर्ड जो नस्लन यहूदी है और अमरीकी CIA का एक अहम और सरगर्म रुकन है, वो भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। ये शख्स अपनी बेपनाह सलाहियतों के लिए मशहूर है और उसके कारनामे अमरीकी महकमा सुराग रसानी में एक नुमाया हैसियत रखते हैं। मैं तुमसे इस खदशे का इजहार कर चुका था कि तुम्हारे पीछे पड़ने वाला ये शख्स दर हकीकत तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है, और वही हुआ। मैं आज तक इस बात से नावाकिफ हूँ कि वो कौन से ज़राए थे जिनसे उसने मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में मालूमात हासिल की। मेरे तमाम आदमी महफूज हैं और उनमें से कोई उसके हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद जब ये मुझसे मिला तो बड़ा मुतमईन था। उसने साफ अल्फाज में मुझसे कहा, मिस्टर जोशू, बर्कली यूनिवर्सिटी के नौजवान तालिब इल्म को अमरीका से निकालने में आपका हाथ है। बेहतर ये होगा कि आप मुझे उसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दें। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ से इंग्लिस्तान गया है, लेकिन मिस्टर जोशू, अगर वो मुझे इंग्लिस्तान में न मिला तो आपको मेरी मुकम्मल मावनत करना होगी। मैं किसी न किसी तरह आपके और उसके दरमियान ताल्लुक तलाश कर ही लूँगा। मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। अली, मैं उस शख्स के वसाइल को अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो कितना कीना परवर आदमी है। चुनाचे बज़ाहिर तो अभी मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, मगर मुमकिन है हालात कोई संगीन रुख इख्तियार कर लें। इस सूरत में हमें बेहद मोहतात रहना होगा। खैर, अमरीका में हम लोग इतने कमज़ोर भी नहीं हैं, इसलिए मैं उस शख्स से खौफज़दा नहीं हूँ। मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ बआसानी कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इंग्लिस्तान पहुँचकर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा और उसमें एंड्रयू एलिस का कसूर है। मैं अमेरिका में उस शख्स का जीना हराम कर सकता था जिसके बारे में मैंने उसे इत्तला दे दी और उसे इस बात पर तैयार कर लिया कि वो किसी नई हैसियत से इंग्लिस्तान जाए और तुम्हारी मदद करे। तब उसने कहा कि वो इंग्लिस्तान जा सकता है क्योंकि खुद उसे भी वहाँ एक काम है। उसकी ख्वाहिश है अली कि तुम उसकी मदद करो, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे मुनासिब शराइत तय कर लो और इसका काम कर दो। ये इंग्लिस्तान का बाशिंदा है और यहाँ मैंने उसकी शहरत पर हाथ रख दिया है, इसलिए ये तुमसे दगा नहीं करेगा। मैं नहीं जानता कि हार्वर्ड ने अभी इंग्लिस्तान का रुख किया है या नहीं। बहरहाल वो तुम्हारे ताक़ुब में ज़रूर आएगा, इसलिए होशियार रहना भी ज़रूरी है। पिंगली का तोहफा भेज रहा हूँ, तुम्हारे काम आएगा। इससे वसूल कर लो। तुम्हारी बेहतरी का ख्वाहां, जोशू। दूसरी बार खत पढ़कर मैंने उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले और एलिस ने लाइटर निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। फिर बोला, वो बाथरूम है, इसका निशान मिटा दो। मैं शुक्रिया अदा करके उठ गया और बाथरूम में जाकर खत के पुर्जे बेसन में डाले और उनमें आग लगा दी। इस काम से फारिग होकर आया तो रीटा कॉफी ले आई थी। कॉफी के छोटे छोटे घूंट लेने के बाद मैंने पूछा, ठीक है मिस्टर एलिस, मैं मुतमईन हूँ, आप किस नई हैसियत से अब इंग्लिस्तान आए हैं? वो बोला, हाँ, अब तुम मुझे ग्राहम के नाम से पुकार सकते हो। वैसे मुझे हैरत है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने अभी तक तुम पर दोबारा हाथ नहीं डाला।
वैसे तुमने रीटा को खूब धोखा दिया, इससे तुम्हारी जहानत का पता चलता है। मैंने रस्मी अंदाज में कहा, मजबूरी थी एलिस। वो बोला, हाँ, लेकिन फौरी तौर पर तुमने जो कहानी सुनाई वो भी बहुत खूब थी। मैंने अमेरिका में तुम्हारे बारे में बहुत सी मालूमात जमा की हैं। अमेरिकी अखबारात ने तो तुम पर इदारिये लिखे हैं और तुम्हारा पूरा शजर नस्ब बयान कर डाला है। गेन मिलर जैसा शख्स तुम्हारे हाथों मारा गया। अमेरिका के जराइम पेशा हल्के में तुम्हारे कुछ अकीदतमंद भी पैदा हो गए हैं और वो दरपर्दा तुमसे हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि गेन मिलर मामूली मुजरिम नहीं था। मैंने कहा, वो सब गुजरी बातें हैं मिस्टर एलिस, हमें हाल के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। वो बोला, बेशक। जोशू ने मुझे कहा था कि उसने अपने खत में मेरे बारे में कुछ हिदायत लिखी हैं। मैंने कहा, यहाँ सूरत हाल मेरे खिलाफ है मिस्टर एंड्रयू, लेकिन अगर ऐसा न भी होता तब भी जोशू ने जो आपसे वादा किया है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं आपसे हर ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना सोच लीजिए कि मेरी कुर्बत आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है। एलिस ने पूछा, वो किस तरह? मैंने जवाबन सवाल किया, हार्वर्ड के बारे में कुछ जानते हो? वो बोला, बहुत कुछ, लेकिन बराह रास्त नहीं। जोशू की जबानी मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैंने कहा, सिर्फ पीछे नहीं बल्कि वो मेरी शहरक तक पहुंच चुका है। एलिस ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मिस रीटा शायद मुझे तलाश करती रह जाती अगर मैं हार्वर्ड के 2 आदमियों को कत्ल करके उसके चुंगल से निकलना आता। एलिस की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। वो संभल कर बैठ गया। ये कब की बात है? मैंने कहा, आज की, अब से चंद घंटे कबल की।